हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल फीनिक्स एसएम नॉवल वर्ल्ड पर। दोस्तों, आज से मैं एक नई कहानी शुरू करने जा रहा हूं जिसका नाम है इश्क हुआ। मैं चाहता हूं आप सभी लोग इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें ताकि मैं इसके आगे के एपिसोड्स को ला सकूं। और जो लोग भी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि सभी को नए नए कंटेंट देखने को मिले। धन्यवाद। तो चलिए आज के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। चैप्टर 15। 3 साल बाद ईशा का बर्थडे। वही आस्था जी के कमरे के बाहर पूरा परिवार खड़ा था। वही अंदर 2 डॉक्टर्स उनका इलाज कर रहे थे। करीबन 1 घंटे बाद डॉक्टर्स बाहर आए। उन्हें देख सब उनके पास आए तो गायत्री जी घबराते हुए बोली, कैसी है आस्था? वो ठीक है ना? उससे ज्यादा कुछ हुआ तो नहीं ना? सबके चेहरे पर चिंता देखी जा सकती थी। तभी डॉक्टर सबको देख बोले, देखिए वैसे घबराने वाली बात तो नहीं है। उनके सर पर को चोट थी, वो ज़्यादा गहरी नहीं थी तो हमने उसे ट्रीट कर दिया है। पर उनका राइट हैंड फ्रैक्चर हो गया है और उनके हथेली पर कुछ छेद हुआ है। वो किसी निकली चीज़ के दहाने के कारण हुआ है। उसका हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उसकी स्किन बहुत हद तक खराब हो चुकी है। तो आई थिंक उनके राइट हैंड की कमेंट्स बंद हो चुकी है। हमने वो छेद करने के लिए उनके हाथों में एक नकली स्किन का मास्क लेयर लगा दी है जिससे उनका हाथ नॉर्मल दिखे। और हाँ, पानी में ज़्यादा देर रहने की वजह से इनको फेवर भी हो गया है। मैंने श्रेय दवाइयाँ लिख दी है, आप मंगवा लीजिएगा। और हाँ, 1-2 दिन में आप इनको हॉस्पिटल ले आएगा, वहाँ हम इनके हाथ का चेकअप अच्छे से कर लेंगे। और हाँ, अभी इन सब चीज़ों की वजह से वो ट्रॉमा में है, कुछ दिन बाद सब ठीक हो जाएगा। वही उनकी बात सुन सब सदमे में थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था आस्था जी को इतनी चोट लगी कैसे और वो पानी में गिरी कैसे। तभी अश्विन जी ने एक मेड से कहकर डॉक्टर को बाहर छोड़ने को कहा तो वह दूसरे सर्वेंट को बाकी सारी मेडिसिन लाने भेज दिया। फिर सब आस्था जी के कमरे के अंदर गए। इस वक्त आस्था जी के सर पर पटिया थी और हाथ पर प्लास्टर लगा था। वही उनके हाथ पर को लेयर लगा था, वो बिल्कुल उनके हाथ से चिपका था, जिसमें वो लग ही नहीं रहा था कि उनके स्किन पे कुछ हुआ है। वो अभी अपने बेड पर बैठी थी, उनके चेहरे पर इस वक्त डर दिख रहा था। तभी सब उसके कमरे में आए तो गायत्री जी, श्रुति और श्रेय ने उनसे उनकी तबीयत पूछी। फिर थोड़ी बहुत बातें करने के बाद आशिक जी बोले, आस्था आपको पता है आप पानी में कैसे गिरी? क्या ये खुद हुआ या फिर किसी ने जानबूझकर किया? उनकी बात सुन आस्था जी के चेहरे पर डर दिखने लगा, पर फिर उन्होंने खुद को संभाला, बोली, वो भाई पता नहीं कैसे मैं वॉशरूम से आई तो मैंने सोच थोड़ा तालाब के पास घूम को, फिर वहाँ पैर फिसल गया और मैं उसमें गिर गई और वहाँ रखे खिल में मेरे हाथ गाड़ गए और पत्थर पे सर लगने की वजह से मैं बेहोश हो गई। उसके बाद कुछ याद नहीं मुझे। ये सब कहते हुए उन्हें वो सब याद आने लगा जो रवियांश ने उनके साथ किया था। उन्हें अच्छे से पता था कि अगर उन्होंने सबको ये कहा कि ये सब रवियांश ने किया है तो कोई उसकी बात नहीं मानेगा कि एक 7 साल का बच्चा इतना कुछ कर सकता है। कुछ देर उनसे बात करने के बाद सब अपने कमरे की ओर बढ़ गए। ऐसे ही दिन बीतते हम गए, सब फार्म हाउस से अपने घर आ गए थे। बच्चों ने अपना स्कूल भी ज्वाइन कर लिया था। वही आस्था जी के मन में अब रवियांश के लिए एक डर पैदा हो गया। पर हाँ, एक चीज़ नहीं बदली थी, वो थी उनकी ईशा के लिए नफरत। वो भले ही इस वक्त शांत थी पर उनके मन में ईशा के लिए बेमतलब की नफरत बढ़ती जा रही थी, जो आगे चलकर उनके लिए ही खतरनाक साबित होने वाली थी। वही ईशा को शैतानियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। आपने अंश और घर वालों के प्यार में वो बड़ी शैतान हो गई थी। 3 साल बाद राठौर मेंशन में हॉल में सब वर्कर्स ये से वहां भाग रहे थे। वही एक औरत जिसने एक पीले रंग की साड़ी पहनी थी वो सबको देख बोली, अरे भैया ये लाइट्स यह नहीं लगाने थे, दूसरी साइड लगाने थे। अब जल्दी से इस ठीक कीजिए, आज के दिन हमें कोई गलती नहीं चाहिए। और बहन तुम थोड़ा जल्दी हाथ चलाओ और सारे फ्लावर वास में नए फ्लावर लगाओ। तभी पीछे से एक आवाज आए, अरे श्रेय शांत हो जाओ, वो सब अपना काम कर लेंगे, तुम इतना हाइप मत हो। और जिसके लिए ये सभी रहा है वो है कह, आज उन्हें नीचे आने में इतना समय लग गया। उसकी बात सुन श्रेया जी वही सोफे पर बैठ ऊपर के कमरे की ओर देखते हुए बोली, प्रिंसेस उनका तो आपको पता है आज संडे है तो मैडम को उठने में कितने नखरे होंगे। वैसे भी आपने अंश के सिवा वो न तो किसी की सुनती है ना डरती है, इसलिए देखिए आज आपने बर्थडे पर तो मैडम को डिमांड और ज़्यादा होगी। उसकी बात सुन पीछे से श्रेय और अविनाश हंसते हुए आए और उनके साथ बैठे हुए अविनाश जी बोले, ये तो सही कहा आपने, उन्हें किसी से डर लगता है तो रवियांश ही है, वरना वो तो हम सबको ही डरा के रखती है। उनकी बात सुन सब खिलखिलाकर हंसने लगे। तभी आपने कमरे से आते हुए जय जी और गायत्री जी आपने पर बच्चों को हंस मुस्कुराता देख उनके चेहरे पर भी स्माइल आ गई।
वो दोनों हॉल में आए तो जय जी सबको देख बोले, ऐसी क्या बात हो रही है जो सबके चेहरे पर इतनी बड़ी मुस्कुराहट है और आज हमारी गुड़िया नहीं दिखी, कहाँ है वो। उसकी बात सुन सब ने उनकी तरफ देखा, फिर आपने माँ पापा से आशीर्वाद लिया। वो दोनों सोफे पर सबके साथ बैठे, तभी श्रुति जी बोली, पापा जी आपकी गुड़िया तो आज और देर करेगी आने में, आज उनका दिन जो है हम इंतजार तो कराएंगी हो वो। उसकी बात सुन सब मुस्कुराने लगे। वहीं ऊपर के फ्लोर में एक कमरे में एक लड़की जिसने इस वक्त प्यारी से ब्लू कॉलर की प्रिंसेस फ्रॉक पहन रखा था। उसके बाल उसकी कमर से थोड़ा ऊपर तक आ रहे थे। प्यारा सा चेहरा, वो ब्राउन आइज जिनमें इस वक्त एक अलग सी चमक थी। वो शीशे के सामने स्टूल पर खड़ी खुद को देख बोली, अरे वहाँ ये ड्रेस हम पर कितनी प्यारी लग रही है, अंश ने कितनी अच्छी ड्रेस लाए है। ये है हमारी ईशा जो आज पूरी 5 साल की हो गई थी। ये जितनी बड़ी हो गई थी उनसे डबल इनकी शैतानियाँ। ये सबसे ज्यादा अगर किसी को परेशान करती थी तो वो आपने अंश को। और रव्यांश तो ठहरा, रव्यांश वो आपनी प्रेशियस को कहा कुछ बोलने वाला था। ईशा कुछ सोच स्टूल से उतरी और रूम में रखे सोफे की ओर बढ़ गई और उसके पीछे जाकर छिप गई। दीवार और सोफे के बीच इतना गैप था कि कोई आराम से उसके पीछे खड़ा हो सके। तभी कुछ 2 मिनट बाद उस रूम के वॉशरूम से एक बच्चा बाहर निकला। ये था रव्यांश। ये बढ़ती उम्र के साथ और हैंडसम होते जा रहे थे। उसने इस वक्त एक ब्लू शर्ट और ब्लैक जीन्स पहन रखी थी। वो आपने बाल टॉवल से पूछते हुए बाहर आया, फिर एक नज़र पूरे रूम को देख अपना सर हिलाकर वैनिटी की ओर बढ़ा। वहां आपने बाल ड्रायर से सुखाकर फिर एक नज़र सोफे की ओडेल पीछे से ईशा को देखा जो उसकी तरफ पीठ किए खड़ी थी और भरा देखने की कोशिश कर रही थी। ये देख रव्यांश के फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। वो फिर वैसे ही अपना हाथ बढ़ाकर एक झटके से ईशा को अपनी गोद में उठाकर स्पिन करने लगा। वहां ईशा ये देख जोर जोर से हंसते हुए बोली, ये अंश और तेज घुमाओ और तेज। कुछ 2 चक्कर और लगाने के बाद रव्यांश ने ईशा को बेड पर खड़ा किया और उसके सामने खड़ा हो गया। फिर ईशा को देखा जो कुछ देर पहले मुस्कुरा रही थी अब गुस्से में उसे घूर रही एक। ये देख रव्यांश ने उसके छोटे से चेहरे को पकड़ा और आपने अंगूठे से उसके गले को सहलाते हुए प्यार से बोला, क्या हुआ मेरी प्रीवियस को, उसकी इस छोटी सी नाक पे गुस्सा क्यों है, हाँ बताओ। उसकी बात सुन ईशा गुस्से में आपने होठों पर पाउट बनाकर बोली, अंश आज भी आपने मुझे ढूंढ लिया, आपको रोज कैसे पता चल जाता है मैं कहाँ छिपी हूँ। ये कहते हुए वो अपनी आंखें चोटी कर देखने लगी जिसमें वो सब में बहुत प्यारी लग रही थी। ये देख रव्यांश हल्का झुककर उसके दोनों गालों पर किस करते हुए उसे देख बोला, वो इसलिए क्योंकि आप मेरी प्रेशियस हो और मुझे आपकी खुशबू, आपका एहसास ही काफी है बताने को कि आप कहाँ हो। उसकी वक्त सुन ईशा उसे घूरते हुए बोली, पर अंश ईशा ने तो कोई परफ्यूम नहीं लगाया तो आपको ईशा की खुशबू कैसे आई। उसकी बात सुन रव्यांश के चेहरे पर एक मुस्कुराहट बिखर गई। उसने अपना सर हिलाया और ईशा के गालों पर प्यार से किसकर बोला, हैप्पी बर्थडे प्रेशियस। उसकी बात सुन ईशा खुश होते हुए बोली, ये इस बार फिर आपने ईशा को सबसे पहले विश किया। अब आप चलो जल्दी से नीचे, सब ईशा का वेट कर रहे होंगे। उसकी बात सुन रव्यांश ने उसे अपनी गोद में उठाया और उसे वैनिटी के पास ले जाकर उसे स्टूल पर बिठाया, फिर उसके बाल बनाने लगा। वही ईशा उससे बस अपनी बेतुनी बातें कर रही थी जिसे रव्यांश बड़े ध्यान से सुन उसके सवालों का जवाब दे रहा था। ईशा के बाल बनाने के बाद रव्यांश ने उसे एक प्यारा से हेयरबंद लगाया और उसके बालों को खुल छोड़ उसे खड़ा कर बोला, नो यू आर रेडी प्रेशियस, चलो अब चलते हैं। ये कह उसने ईशा को नीचे खड़ा किया और उसका हाथ पकड़ लेकर नीचे की ओर बढ़ गया। वही अब हॉल में सारे जेंट्स बैठे बातें कर रहे थे तो वही सारी लेडीज इस वक्त किचन में थी और अपनी प्रिंसेस के लिए सब कुछ न कुछ उसकी पसंद का बना रही थी। तभी हॉल में सबको किसी की आवाज सुनाई दी, अंडस्को।